आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम सीधे एक ऐसे एसएमई आईपीओ की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारत के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की लहर पर सवार है। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड। आज हम सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे बल्कि सीधे बैलेंस शीट के आंकड़ों, फैक्ट्री फ्लोर की असलियत और इन शानदार वित्तीय दावों के पीछे के असली गणित को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बेस से, फिर उनके ग्रिड पावरिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे, उसके बाद FY26 के उनके शानदार फाइनेंशियल जंप को समझेंगे, फिर हम आईपीओ की बारीकियों पर बात करेंगे और अंत में इसके स्ट्रेंथ और मार्केट रिस्क का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1, सुसान इलेक्ट्रिकल्स का परिचय और उनका बुनियादी ढांचा। देखिए, कागज पर मौजूद वित्तीय आंकड़ों को सही मायनों में समझने के लिए ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इनके 3 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इन भारी भरकम कॉपर और एल्यूमिनियम स्पूल्स के स्केल को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पर किस स्तर का 24 घंटे उत्पादन हो रहा है। 2007 में विशाल जैन द्वारा शुरू की गई इस कंपनी ने अपना दायरा काफी तेजी से बढ़ाया है। दिल्ली NCR में मुख्यालय और 216 परमानेंट कर्मचारियों की टीम के साथ अब इनका सामान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित देश के 7 राज्यों में सप्लाई हो रहा है। जाहिर है, कंपनी अब लोकल से नेशनल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पावर ग्रिड को चलाने वाले उत्पाद, वायर्स, केबल्स और कंडक्टर्स। इस कॉन्ट्रास्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तरफ ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर्स के लिए बेहद जरूरी प्रेसिजन इंजीनियर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर्स हैं और दूसरी तरफ ओवरहेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। ये दोनों ही चीजें किसी भी पावर ग्रिड के लिए नसों और धमनियों का काम करती हैं। तो पॉइंट यह है कि सुसान इलेक्ट्रिकल्स पूरी तरह से इंडस्ट्रियल जरूरतों पर फोकस्ड है। इनका सीधा बिजनेस सरकारी बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स और बड़े EPC कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हैं। चाहे वो 1.1 kV तक के लो टेंशन और हाई टेंशन केबल्स हो या फिर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन वाले डबल पेपर कवर्ड वायर्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कोर डिमांड को पूरा कर रहे हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, जो शायद सबसे दिलचस्प है, FY26 की शानदार वित्तीय वृद्धि। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 269.96 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी ने इतनी कुल आय दर्ज की है। ये स्केल अपने आप में चौंकाने वाला है और ये दिखाता है कि कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता अब एक बहुत बड़े रेवेन्यू जंप में बदल चुकी है। ये डेटा साफ तौर पर एक घातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT को ही ले लीजिए। FY24 में ये सिर्फ 0.76 करोड़ रुपए था और FY26 आते आते ये रॉकेट की तरह उछलकर 18.25 करोड़ रुपए को पार कर गया। इसी के साथ कुल आय भी पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और मार्जिन्स, वो तो और भी जबरदस्त हैं। 64.64% का रिटर्न ऑन इक्विटी और लगभग 11.91% का EBITDA मार्जिन। सच कहूं तो एक कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 64% का ROE असामान्य रूप से ऊंचा होता है। ये कंपनी की शानदार ऑपरेटिंग लीवरेज को तो दर्शाता है, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या इस तेज रफ्तार को आगे भी सस्टेन किया जा सकेगा। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, आगामी IPO की अंदरूनी जानकारी और पूंजी का आवंटन। टाइमलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज 15 जून 2026 है और बिडिंग विंडो आज ही क्लोज हो रही है। कल 16 जून को शेयर्स का अलॉटमेंट होना है और उसके तुरंत बाद 18 जून को बाजार में इसकी लिस्टिंग प्रस्तावित है। इस 70.38 करोड़ रुपए के इशू में फ्रेश शेयर्स और प्रमोटर्स के ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 120 से 127 रुपए के प्राइस बैंड पर यह कंपनी की वैल्यूएशन करीब 258 करोड़ रुपए आंकता है। चूंकि ये एक SME IPO है, इसका रिटेल लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इसका सीधा मतलब है कि न्यूनतम 2,54,000 रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी, जो मेन बोर्ड IPO के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन IPO का पैसा जा कहां रहा है, ये बहुत ही स्पष्ट है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 33 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल की भारी जरूरत को पूरा करने में जाएगा और एक बहुत ही स्पेसिफिक कदम के तौर पर 10.29 करोड़ रुपए साहिबाबाद प्लांट में केबल निर्माण क्षमता को सीधा 60% तक बढ़ाने के लिए लगाए जा रहे हैं। और अंत में भाग 5, ताकत और बाजार के जोखिमों का एक पूरी तरह से निष्पक्ष मूल्यांकन। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं,
एक तरफ डिस्कॉम्स के साथ इनके पुराने रिश्ते और सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS जैसी पहल इनके लिए एक बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी टेंडर्स पर यही भारी निर्भरता और कॉपर या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के ग्लोबल प्राइसेस में होने वाला उतार चढ़ाव कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। वित्तीय वर्ष 2025 में इनका 95% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 क्लाइंट से आया है। ये यकीनन एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर किसी भी बड़े क्लाइंट की तरफ से पेमेंट में देरी होती है या पॉलिसी बदलती है तो इसका सीधा असर इनके वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस पर पड़ेगा। इसके अलावा LT और HT केबल सेगमेंट में इनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी काफी सीमित है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या भारत का ये जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिफिकेशन बूम सुसान इलेक्ट्रिकल्स जैसी उभरती हुई कंपनियों को लंबे समय तक टिकने और स्केल करने का मौका देगा? अवसर तो बेशुमार हैं, लेकिन क्या ये कंपनी बाजार के इन सख्त जोखिमों को पार कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।